वॉर ऑफ किंग्स के अंदर हमने अभी तक यही देखा है कि किस तरह से शियार एम्पायर और क्री एम्पायर के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की वॉर चल रही थी, जहाँ पे शियार एम्पायर को जो है वुल्कन लीड कर रहा था और वो बहुत खतरनाक और जालिम एक एम्पायर साबित हो रहा था। और दूसरी तरफ वहाँ पे क्री के अंदर हमने सिचुएशन कुछ ऐसी देखी थी कि इनह्यूमंस ने वहाँ पे आके सारा कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया था और अब इनह्यूमंस जो थे वो पूरी की पूरी क्री स्पेस को चला रहे थे। और इसी तरह यहाँ पे रॉनिन और जो है क्रिस्टल की शादी हो रही होती है, लेकिन उसी शादी के बीच शियार एम्पायर का इंपीरियल गार्ड जो आता है वहाँ पे हल्ला बोल देता है और इस बीच वो लोग वहाँ से लिलांड्रा को ले जाते हैं। इसी बीच हमने देखा था कि लिलांड्रा और स्टार जमर्स अभी जो है क्री के साथ मिल जाते हैं क्योंकि उनका दुश्मन एक ही था। और वहीं पे स्टार जमर जो है लिलांड्रा को छुड़वाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके लिए वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मदद भी लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो लिलांड्रा को छुड़वाने के लिए आते ही हैं तो क्लार्क द ग्लैडिएटर जो होता है वो लिलांड्रा की बातें सुन के उसकी तरफ हो जाता है और इस तरह से इंपीरियल गार्ड के एक मेंबर को वो मार भी देता है। और यहीं से हमने देखा कि चैंडिलार के ऊपर जाती है लिलांड्रा ग्लैडिएटर की मदद से और वहाँ पे जो है तख्ता पलट कर देती है। मतलब जब वुल्कन जो है इस जंग के अंदर लगा होता है तो वो जाती है उसकी कैपिटल सिटी चैंडिलार के अंदर और वहाँ पे सारा थ्रोन संभाल लेती है और कुछ लोग उसकी तरफ होते हैं और कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं। और इसी अफरा तफरी के बीच हमने देखा कि डार्क हॉक नाम का एक कैरेक्टर आता है जो कि वुल्कन की मदद करता है और वो साथ ही साथ लिलांड्रा को जान से मार भी देता है। लिलांड्रा को मारने की वजह से पूरी की पूरी स्टोरी की कहानी बदल जाती है क्योंकि ब्लैक बोल्ट जो था अभी तक बहुत शांति से बैठा हुआ था, उसने सारी की सारी जिम्मेदारी जो है स्टार जमर्स के ऊपर छोड़ दी थी क्योंकि वो समझ रहा था कि लिलांड्रा अगर तख्त पे बैठ जाती है तो ये सारी जंग वैसे ही रुक जाएगी, तो हमें इसमें जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि अब लिलांड्रा की मौत हो चुकी थी तो ब्लैक बोल्ट के ऑर्डर साफ थे। उसने कहा कि सबको मार गिराया जाए और ये सब खत्म किया जाए जल्द से जल्द। इसके लिए जो है मैक्सिमस ने एक नया बॉम्ब बनाया था जिसको टी बॉम्ब कहा गया है, जिसके जरिए उन्होंने ट्रेडिजन क्रिस्टल्स को जो है एक बॉम्ब के अंदर बदल दिया है और अब जो है ब्लैक बोल्ट उसको एक्टिवेट करने के लिए जा रहा है और इसको एक्टिवेट करने के साथ साथ वो अपना सेक्रीफाइस भी कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर ही पाता, उसने भी शुरुआत ही की थी कि वहाँ पे वुल्कन जो है उसके जहाज़ में पहुँचता उससे लड़ने के लिए। अब आगे ब्लैक बोल्ट मेरा प्यारा खतन और हमारा किंग, उसने जो है ऑलरेडी टी बॉम्ब को हमारे रॉकेट से लॉन्च कर ही दिया था, लेकिन अभी इसमें जो है वो अपनी आवाज़ गुनगुना रहा था जिसके ज़रिए उसकी इकोसेप्टर जो है उसके अंदर पावर जनरेट करते हैं और उसको डेटोनेशन लेवल पे पहुंचा देते। लेकिन इससे पहले कितनी पावर जनरेट हो पाती कि वो डेटोनेशन हो पाते, वहाँ पे हम देखते हैं कि वुल्कन आ जाता है इसको इंटरसेप्ट करने के लिए। यहाँ पे सब चीज़ें जो है अब इन दोनों के ऊपर निर्भर करती हैं। ये पुराने वक्तों की तरह हो रहा था, मतलब ये दोनों के दोनों किंग्स के ऊपर इनकी सिविलाइजेशन अब डिसाइड करेंगी, जिसमें से जो जीतेगा आज वही जो है जीत के लायक कहलाएगा और दूसरा उसकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन उसके साथ हार जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अब दोनों में से कोई भी पीछे नहीं उठ रहा था। जो ब्लैक बोल्ट इतने टाइम से खामोश बैठा था और अपनी पावर्स को इस्तेमाल तक नहीं कर रहा था, अब वो वुल्कन के ऊपर पूरा अनलीश हो चुका होता है। और वहीं पे वुल्कन बोलता है कि तुम तो उतने ही ताकतवर हो जितने मैंने रूमर्स सुने थे नोबल किंग। तुम जो हो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मैनिपुलेट करते हो, काफ़ी अच्छी पावर है, तुम्हारी पावर भी अच्छी है, लेकिन मेरी भी कुछ कम नहीं है। मैं भी एक ओमेगा लेवल एनर्जी मैनिपुलेटर हूँ और तुम समझ रहे हो कि इसका क्या मतलब होता है। लेकिन वहीं पे वो जो है ब्लैक बोल्ट के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वुल्कन का दिमाग हिल के रह जाता है और बोलता है कि तुम्हारी अब खैर नहीं है। और वो बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट जो है ब्लैक बोल्ट की तरफ मारता है जिससे ब्लैक बोल्ट काफ़ी दूर जाके गिरता है। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि ब्लैक बोल्ट जो है अपने इलेक्ट्रॉन वाली शक्ति से उसकी सारी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा होता है। और ये बात याद रखिएगा कि ब्लैक बोल्ट ने अभी तक अपना मुंह खोला नहीं है, वो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन बेस्ड पावर जो है उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और वुल्कन को काफ़ी दूर उठा के फेंकता है। तो वहाँ पर वुल्कन पीछे जाके गिरता है और बोलता है, तो ये तो बताओ जरा कि तुम अपनी वो फेमस वॉइस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको तुम्हें डर लगता है कि वो डैमेज हो जाएगा तुम्हारी आवाज़ से, या कोई ऐसी चीज़ जो कि सेट ऑफ हो जाएगी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट जो ये किसी किस्म का सुपर वेपन है। सही कहा ना मैंने? तो तुम्हारा मकसद यहाँ पे आज शियार को जो है नक्शे पर से हटाने का था और लोग मुझे कहा करते थे कि मैं एक डेंजरस आदमी हूँ। लेकिन ज़रा अपनी तरफ तो देखो, तुम जो हो इतना नोबल एक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन असल में तुम एक जेनोसाइडल मॉन्स्टर हो और मैं तुम्हें आज ये करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और यहीं पे हम देखते हैं कि वुल्कन जो है वो ब्लैक बोल्ट के ऊपर अब दोबारा भारी पड़ना शुरू हो जाता है और वहीं पे उसकी डिवाइसेस बता रही होती हैं कि 36% जो एनर्जी रिस्टोर हो चुकी है। 4 मिनट के अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना होगा ताकि डेटोनेशन हो सके। और वहीं पे हम एटिलन के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे क्रिस्टल बोलती है कि इस सबका क्या मतलब है। वो जहाज़ में से वार्निंग क्यों आ रही है इंस्टेबिलिटीज़ की? मैक्सिमस, इसका क्या मतलब है? तो मैक्सिमस बोलता है कि इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ क्रिस्टल, लेकिन वहाँ पे मेरा ब्रदर और वो मैड वुल्कन जो है वो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वहाँ पे ये सब हो रहा है। उसका मैकेनिज्म अब काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुका है टी बॉम्ब का। अब वो जो है बहुत मुश्किल से ब्लैक बोल्ट की एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। उनकी जो है वहाँ पे लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से वो पूरा मैकेनिज्म हिल के रह गया है। और मुझे डर इस बात का है कि इस बॉम्ब के अंदर एनर्जीज आने से पहले ही कहीं सेट ऑफ ना हो जाए। और वहीं पे हम गॉर्गन और देखते हैं रॉनन की जो है यहाँ पे बहस हो रही होती है, जहाँ पे गॉर्गन बोलता है कि तुम्हारे वाकई में इतनी हिम्मत है कि तुम ब्लैक बोल्ट की विजडम को चैलेंज कर सको, उस पर सवाल उठा सको ग्री? तो रॉनन बोलता है कि मैंने अपना ट्रस्ट जो है इन ह्यूमंस के अंदर डाला है, लेकिन मैं अपनी स्पीसीज को इस तरह तुम्हारे हाथ में नहीं सौंप सकता हूँ जब मेरा कोई फ्यूचर ही ना हो।
तो वहीं पे मेडुसा आती है कार्डनेक के पास और बोलती है कि मेरा पति अपने आप को मारने जा रहा है और तुमने मुझे इस बारे में बताना भी नहीं सोचा। तो बोलता है कि मैंने सोचा कि आपको इस बारे में पता होगा क्वीन, क्योंकि सारे प्लान्स आपके सामने डिस्कस हुए थे, ये सब कुछ बिल्कुल ऑब्वियस था। तो वहीं पे मेडुसा बोलती है कि जितनी सफाई से चीजें तुम देखते हो कार्डनेक, उतना कोई नहीं देखता है, तुम्हें मुझे कम से कम बताना चाहिए था। और वहीं पे मेडुसा को गुस्सा आता है, वो उसको भी उठाती है अपने बालों से और दीवार पे घुसा देती है। तो वहीं पे कार्डनेक बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप हमें किस बात पे गुस्सा हैं, और यहाँ पे असली सवाल ये है मेडुसा कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्यों नहीं बताया। और वहीं पे हम सब देखते हैं कि कार्डनेक की तरफ सब घूरना शुरू कर देते हैं कि कार्डनेक ने ये मेडुसा से कैसी बात बोल दी। लेकिन मेडुसा बोलती है क्योंकि मेरा हस्बैंड वो कभी मुझसे कुछ बताता ही नहीं है, वो मुझे कभी कुछ कहता ही नहीं है। तो रॉनन बोलता है कि माय क्वीन देखिए, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमें इसको रोकना होगा। ये टी बॉम्ब एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। तो मेडुसा बोलती है कि नहीं एक्यूज़र, मैं समझ सकती हूँ कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकती हूँ, लेकिन टी बॉम्ब जो था वो मेरे हस्बैंड्स का प्लान था। ये सारे प्री जुडिशियल एवोल्यूशन प्रोसेस जो थे, जिसके जरिए आज तक लड़ाइयाँ होती आई हैं लाइफ फॉर्म्स के अंदर, उन सबको ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा विजन था। और इस ग्रेटर पीस को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं, और इसी के लिए हम लोग जीते हैं। और मेरी बात याद रखना कि कोई भी जो है ब्लैक बोल्ट के इस प्लान के अंदर इंटरफेयर करने की हिम्मत नहीं करना। जो उसने सोचा था वो वैसा ही होगा। तो रॉनन बोलता है लेकिन माय क्वीन, वो अपने आप को मार डालेगा। तो मेडुसा बोलती है कि मैंने कहा ना कि कोई नहीं। ये वो हार्डेस्ट चॉइस हैं जो कि हमें लेनी पड़ती हैं किसी जंग के अंदर। ये वो सैक्रिफाइसेस हैं जो कि हमारी ड्यूटी के अंदर शामिल हैं, क्योंकि हम लोग रॉयल बर्ड हैं। ओ फॉर गॉड से, किसी को कुछ ना कुछ तो करना होगा ही ना। और इस तरह देखते हैं क्रिस्टल जो है लॉक जो के साथ टेलीपोर्ट होती है ब्लैक बोल्ट की लोकेशन पे, लेकिन मेडुसा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टल वहां से निकल जाती है। और यहाँ से हम चैंडिलार के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि शियार का थ्रोन वर्ल्ड है, और बेसिकली इसकी तो जल के राख हो रहा होता है। यहाँ पे जो बगावत हुई थी कुछ देर पहले, जो सिविल वॉर शुरू हुई थी, उसकी वजह से ये पूरी कैपिटल सिटी जल के राख हो चुकी है। और वहीं पे हेवॉक बोलता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है लॉर्ना, द इम्पीरियम जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। ये जख्म ऐसे हैं कि इनको भरने में काफ़ी साल लग जाएंगे। तो वहीं पे लॉर्ना बोलती है कि ओ गॉड एलेक्स, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि ये कहानी हमारी इस तरह से खत्म होगी। ये तो मेरे वर्स्ट नाइटमेयर के भी नाइटमेयर हैं। तो हेवॉक बोलता है कि नहीं, वुल्कन भी नहीं। अगर वो मॉन्स्टर कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पे वापसी भी आ जाए, तो वो उसके पास भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो इन सबको बचा सके। लिलांड्रा शायद इस काबिल थी जो इन सबको संभाल सकती थी, लेकिन हमारा ब्रदर वो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। और अब तो कोई ऐसा है भी नहीं जिसके बारे में मैं सोच सकूँ। और मैंने जो है जॉर्ड को सिग्नल कर दिया है, वो स्टार जमर्स का जहाज़ हमारे पास लेकर आ रहा है। अब वक्त आ गया लॉर्ना, हमें यहाँ से जाना होगा। अब वक्त आ गया है कि हमें ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से वापसी जाना ही होगा। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि एक ग्लैडिएटर खड़ा होता है, जिसने सारे के सारे मेंबर्स को अकारी के मार दिया होता है, उसके डेड कमांडोज को सबको मार दिया होता है, और वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में होता है। लेकिन वहीं पे उसकी नज़र पड़ती है लिलांड्रा के स्पेयर के ऊपर, और वो उसको उठाता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठाते हुए उसको बाहर आता है, और सब लोगों की तरफ देखता है कि यहाँ पे सिर्फ आग ही आग लगी होती है, और सब लोग उससे भीख मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ आप हमारी मदद करिए क्रिएटर, आप हमारी मदद करिए ग्लैडिएटर, सर आप ही सिर्फ हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। और वहीं पे एक औरत चिल्लाती है कि देखो ये ग्लैडिएटर नहीं है, इसके हाथ में इंपीरियल स्पेक्टर है, मतलब ये तो हमारा मैजेस्टर है, ये हमारा मैजेस्टर है। और हम देखते हैं कि जब इसके हाथ में स्पेक्टर आ जाती है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान आप जानते हैं कि शियार के अंदर यही है जो कि इन सबको संभाल भी सकता है। इसीलिए लोग ने इसको सीधा सीधा अपना मैजेस्टर कबूल कर लिया है, और वो बोल रहे हैं कि आप ही हमारे मैजेस्टर हैं, आप ही हमें बचाएंगे। और इस तरह हर तरफ मैजेस्टर के नारे लगना शुरू हो जाते हैं, और ग्लैडिएटर उन सब के बीच खड़ा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बॉम्ब जो है अब 69% पे पहुंच गया होता है, और डेटोनेशन सिर्फ 2 मिनट के अंदर होने वाली होती है, लेकिन एनर्जीज अभी भी इंस्टेबल होती हैं और वेपन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अब वुल्कन और ब्लैक बोल्ट की ऐसी लड़ाई जो हम जिसका इंतजार कर रहे थे पूरी सीरीज के अंदर, वो यहाँ पे हो रही होती है। और बोलता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने हाथ यहाँ से पीछे नहीं हटाने वाला हूँ। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम शियार स्पेस को ऑब्लिटरेट कर दोगे? मैं यहाँ पे आज तुमसे लड़ने आया हूँ फेस टू फेस, तुम्हें जान से मारने आया हूँ सिंगल कॉम्बैट के अंदर, किंग वर्सेस किंग। लेकिन तुमने जो है यहाँ पे इस मुकाबले को दिल से नहीं लिया है जिस तरह मैं ले रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है मैं उसको यहाँ पे बंद करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें मार चुका हूँ और तुम्हारा डूम्सडे वेपन उसको मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और इस तरह वुल्कन जो है ब्लैक बोल्ट को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे ब्लैक बोल्ट जो है उठता है ज़मीन पे से और एक पंच मारता है अपना, जिससे वुल्कन पीछे जाके गिरता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वुल्कन उसके ऊपर दोबारा आता है अटैक करने के लिए ज़बरदस्त पावर से, और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें मार चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे वुल्कन जो है वो ब्लैक बोल्ट के पूरे कपड़े फाड़ चुका होता है, उसके बाल पकड़ता है और उसको पंच मार ही रहा होता है। लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट ने बोला कि बस अब बहुत हो गई, और वो अपनी ज़बरदस्त आवाज़ निकालता और बोलता है चिल्लाते हुए कि नो नो। और इसने यहाँ पे आज ऐसी आवाज़ निकाली होती है क्योंकि इसकी सारी एनर्जी एक तो रीस्टोर इसके अंदर जमा हुई भी होती है। उस सारी एनर्जी को मिला के जब ये आवाज़ निकालता है तो वुल्कन दूर जाके गिरता है और उसकी हालत वो देखने वाली है। मतलब यहाँ पे वुल्कन का सारा गोश्त, सारा खून, सारा सब कुछ जल जाता है, उसका सिर्फ ढांचा रह जाता है। वुल्कन का सिर्फ ढांचा रह जाता है। यानी ब्लैक बोल्ट ने इतनी ज़बरदस्त शक्ति यहाँ पे इस्तेमाल करी है।
और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट उठता है, लेकिन पीछे से क्रिस्टल आती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करिएगा माय लॉर्ड, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन लॉकजॉ को मैं अपने साथ यहाँ पे लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका कॉज जो है वो बहुत ही नोबल है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, आपको मेरी बात मानना ही होगा। मैंने जो अपने एलिमेंटल पावर्स के जरिए क्रिस्टल्स को बदल दिया है, अब ये जो है किसी भी अपलिफ्ट डिवाइस का फंक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इनको न्यूट्रलाइज अभी तक नहीं किया गया है। तो इसीलिए इसका मकसद ये है कि एक तरह का बॉम्ब ये अभी भी है और हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वहीं पे जो है ब्लैक बोल्ट थक जाता है और वहाँ बैठ पर क्रिस्टल बोलती है देखिए आपको यहाँ से चलना होगा ब्लैक बोल्ट, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं, अब ये सिर्फ एक बॉम्ब रह गया, ये कोई अपलिफ्ट प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। हमें जो है इस वेपन को जो है डेटोनेट होने देना होगा एक एम्प्टी गल्फ के अंदर, जो कि शियार और क्री स्पेस की टेरिटरीज के बीच में है, ताकि किसी को नुकसान ना हो सके। और जो अपलिफ्ट का प्रोसेस है वो तो वैसे भी नहीं होने वाला है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर हम किसी स्पीशीज़ को इस तरह से टेलीफॉर्म करना चाहते हैं तो ये शांति से नहीं होने वाला है, इसके नतीजे में शांति कभी भी हमें नहीं मिलेगी। और आप ये बात देख ही सकते हैं, हमारे पास इस बात का राइट नहीं है, हम कोई टायरेंट्स नहीं है वुल्कन की तरह जो कि लोगों के ऊपर ना रोब जलाएं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं उसकी डिवाइस के अंदर से जो है अलर्ट आना शुरू होता है कि यहाँ पे ओवरलोड महसूस हो रहा है, ओवरलोड इमिटेंट। तो क्रिस्टल बोलती है कि कभी कभार एक राजा होना सिर्फ राजा होना नहीं, बल्कि उसके लिए सबसे खतरनाक और हार्डेस्ट डिसीजन को लेना होता है। और कभी कभार उससे बढ़ के बात ये होती है कि कभी कभार आपको वो डिसीजन नहीं लेने होते हैं, आपको उनसे इनकार करना होता है। आप मेरे किंग हैं, आप मेरे लॉर्ड हैं, लेकिन आप मेरे गॉड नहीं हैं। चलो लॉकजॉ अब बहुत हुआ, हमें यहाँ से निकाल चलो, हम लोग घर जा रहे हैं। और इस तरह वहाँ पे लॉक जो है अपना टेलीपोर्टेशन पावर यूज़ कर ही रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वुल्कन यहाँ से अपनी इस मरी हुई हालत के अंदर दोबारा उठता है, जिंदा होता है, और फिर वो इस टेलीपोर्टेशन के अंदर से ब्लैक बोल्ट को अपने साथ ले जाता है और क्रिस्टल वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है ब्लैक बोल्ट चिल्लाते हुए। और वहीं पे वुल्कन बोलता है, जो कि इस वक्त बिल्कुल पागल हो गया होता है, कि ओमेगा लेवल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं अपने आप को रीबिल्ड कर लेता हूँ क्योंकि सारी एनर्जी इसके ऊपर अब मेरा कंट्रोल है। और बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से वुल्कन को मारना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात हो गई है, क्योंकि उसने अभी जो है अपने आप को रीजनरेट कर लिया है मरने के बाद। और उसकी हालत आप देख सकते हैं कि उसका हीलिंग फैक्टर किस तरह से काम कर रहा है। और बोलता है कि तुम्हें पता है कि अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि इस वेपन को मैं वापसी जो हूँ एटिलन की तरफ भेजूंगा, और सोचो कैसा लगेगा कि ये बॉम्ब तुम्हारे घर के सामने वाले गार्डन में जाके फूटे तो कितना मजा आएगा। इमेजिन करो कि तुम्हारी फैमिली किस तरह से इंसेंटिग्रेड होती है इस ब्लास्ट की शॉक वेव की वजह से। अब तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगे किंग? क्या तुम अब कुछ कहोगे नहीं? लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट जो है गुस्से में अपना मुंह खोलता है, और हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपनी आवाज़ निकालता है उसके जरिए वो पूरा का पूरा बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है, क्योंकि अब ब्लैक बोल्ट ने अपनी यहाँ पे कुछ ज़्यादा आवाज़ इस्तेमाल कर ली होती है, जिससे वो एनर्जी जो है चार्ज हो गई होती हैं जो कि उस बॉम्ब को डेटोनेट होने के लिए चाहिए थी। और इस तरह हम स्पेस के अंदर देखते हैं कि कहीं दूर से हमें दिखाया जाता है कि इतना बड़ा एक ब्लास्ट होता है जो कि एक लिटरली सुपरनोवा के बराबर होता है। और वहीं पर हम शियार इंपीरियल फ्लीट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कार्डूम वगैरह मौजूद होते हैं, और वो सब एकदम हैरत में रह जाता है कि आखिरकार ओ गॉड अपनी शील्ड्स को ऊपर करो, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक शॉक वेव होने वाली है जिससे पहले हमने कभी महसूस नहीं करी है, अपनी शील्ड को फ़ौरन रेस किया जाए। लेकिन वो शॉक वेव इतनी होती है कि उनकी शील्ड जो उनको बहुत मुश्किल से ही रोक पाती है, उसके बराबर के सारे जहाज़ वो उसकी शॉक वेव से ही सिर्फ ऑब्लिरिएट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ब्लास्ट को कितना मैसिव दिखाया गया कि ये कहीं प्लेनेट तक जो है उड़कर गई है इसकी शॉक वेव्स, और उसकी वजह से दूर दूर तक के प्लेनेट्स और जो वहाँ पे शिप्स वगैरह थे वो सब तहस नहस हो गए हैं, क्योंकि एटिलन भी इस बॉम्ब से भी इतना दूर नहीं था। और वो लोग भी एकदम हैरत में रह जाते हैं कि ये बॉम्ब यहाँ तक हमारे पास कैसे पहुँच गया है, और वो लोग भी अपनी शील्ड्स को जो है रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे मैक्सिमस बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था, ये तो बिल्कुल ऑफ द ग्रिड है, इसका थ्रेशोल्ड इतना हो सकता है मैंने सोचा नहीं था। और वहीं पे कार्डनेक बोलता है लेकिन ये क्या है, बाय द रेड इंक, ये क्या चीज़ है, क्या ये बॉम्ब है? तो वहीं पे हम देखते हैं कि एटिलन के अंदर से मैक्सिमस बताता है कि हाँ ये बॉम्ब है जो कि डेटोनेट हो चुका है, लेकिन इसने अपने साथ एक होल कर दिया है। तो रॉलन बोलता है कि होल, ये किस तरह का होल है और ये हो क्या रहा है स्पेस के अंदर? तो मैक्सिमस बोलता है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये बॉम्ब इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसके डेटोनेट होने की वजह से स्पेस एंड टाइम के अंदर एक होल क्रिएट हो गया है। तो कार्डनेक बोलता है कि मैक्सिमस तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कार्डनेक, ये बॉम्ब इतना खतरनाक था कि इसने फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम के अंदर एक होल क्रिएट कर दिया है, और ये होल एक आर पार होल है। मतलब ये कोई ऐसा होल नहीं है सिर्फ हमारी टाइम एंड स्पेस के अंदर, इसने जो है हमारी यूनिवर्स का रास्ता खोल के रख दिया है, इसने हमारी यूनिवर्स को चीर के रख दिया है। इस बॉम्ब के अंदर इतनी शक्ति थी। तो वहीं पे मेडी से बोलती कि अब सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिस्टल उसको वहाँ पे लेने के लिए गई थी, वो बस आती ही होगी। और वहीं पे हम देखते हैं एक आदमी आता है, बोलता है कि माय क्वीन देखिए ये एक अर्जेंट कम्युनिकेशन है। तो बोलती क्या मतलब, लॉकजॉ की तरफ से ये कुछ आ रहा है क्या, उसने ब्लैक बोल्ट को वहाँ से निकाला कि नहीं? तो बोलती कि नहीं लेडी मेडिसा, आपको उसको देखना होगा, ये ब्लैक बोल्ट की तरफ से नहीं है। तो गॉर्गन बोलता है कि ये सिग्नल तो शियार इंपीरियल कार्डूम की तरफ से आ रहा है, उनका फ्लैगशिप जहाज जो है वो बिल्कुल हिल के रह गया है और इस धमाके के अंदर कहीं इधर से उधर घूम चुका है।
और हमें ये पता चला कि उनकी इंपीरियल वार फ्लीट जो थी उसने 87% लॉस हासिल करा है हमारे सिर्फ इस बॉम्ब की डेटोनेशन की वजह से। और उसने जो है अभी अभी ऑर्डर दे दिया है सीज फायर का, मतलब शियार एम्पायर ने ऑफिशियली जो है हमारे साथ जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया है। माय क्वीन शियार स्पेस से जो है सरेंडर कर दिया है हमारे सामने। तो मेडुसा बोलती है कि इसमें तो बहुत जबरदस्त बात है, मतलब शियार स्पेस ने जो है इनह्यूमंस के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इनह्यूमंस के पास अब क्री का राज भी आ चुका है और शियार स्पेस का भी। और वहीं पे कार्डनेक बोलता है कि हमारी तरफ एक टेलीपोर्ट आ रहा है। तो रॉनन बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये क्रिस्टल्स ही होगी। और हम देखते हैं कि क्रिस्टल और लॉक जो वहाँ पे आते हैं, लेकिन मेडुसा पूछती है कि ये बताओ कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तुम तो ब्लैक बोल्ट को लेने के लिए गई थी ना। लेकिन वहीं पे जो है क्रिस्टल रो रही होती है और बोलती है कि उसने जो है वुल्कन को डिफेट कर दिया, लेकिन इसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। हम उसको वापसी लेकर आ ही रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरह से वुल्कन मरने के बाद भी वापसी उसने अपने आप को रिफॉर्म करा और वो हमारे पास से जो है ब्लैक बोल्ट को छीनता हुआ ले गया। लेकिन हम लोग उस वक्त टेलीपोर्ट हो चुके थे और वो हमारे साथ नहीं आ पाया माय क्वीन। और इस तरह क्रिस्टल वहाँ पर रो रही होती है। तो मेडुसा भी उससे गले लगती है और रोना शुरू कर देती है और बोलती कि ओ गॉड ये सब हमने क्या कर दिया है, ये हमसे क्या हो गया। लेकिन क्रिस्टल रोते हुए बोलती है कि हम जीत चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये शानदार स्टोरी आर्क जो कि वॉर ऑफ किंग्स का था, जो कि हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर करा अपने चैनल पे, वो ख़त्म होता है। तो इसके ख़त्म होने के बाद आपके दिल में बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे होंगे और कुछ मेरे दिल में भी थे जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इस स्टोरी को देखा था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे वुल्कन की पावर्स और ब्लैक बोल्ट की पावर्स पे, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितने ज़्यादा टक्कर के थे। मतलब ये लग रहा था कि असल में सच का कोई मुकाबला हो रहा है। मतलब वुल्कन से आज से पहले जो कोई भी लड़ने आया है ऐसा लगता था कोई मुकाबला ही नहीं है। वुल्कन जो है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, वो सबसे ऊपर है। लेकिन आज ब्लैक बोल्ट आने के बाद ये बात साबित हो गई थी कि ब्लैक बोल्ट जो था वो उसकी टक्कर का था और उसके ऊपर भारी भी पड़ा था। और हमने देखा कि यहाँ पे ब्लैक बोल्ट की उसने जब इस्तेमाल करी अपनी वॉइस, तो उसने जो है वुल्कन के चीथड़े उड़ा के रख दिए, उसको ख़त्म करके रख दिया था। लेकिन वुल्कन ओमेगा लेवल म्यूटेंट होने की वजह से उसके पास एक ज़बरदस्त हीलिंग फैक्टर है, जिससे हमने देखा कि वो मरने के बाद दोबारा हील होता है और ब्लैक बोल्ट से लड़ने के लिए फिर दोबारा आता है, जो कि छोटी मोटी बात कहीं से भी नहीं थी। और मैं देख के वुल्कन की पावर से बिल्कुल इंप्रेस हो गया हूँ। लेकिन स्टोरी के आखिर की तरफ अगर हम चले तो हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी हैं और उसमें हमने कुछ चीज़ें ये भी देखी हैं कि यहाँ पे जो है इस बॉम्ब के डेटोनेट होने की वजह से, जो कि वाकई में एक बहुत ही ख़तरनाक बॉम्ब था, इससे पहले हमने कोई ऐसा बॉम्ब नहीं देखा था जो कि स्पेस एंड टाइम की फैब्रिक के अंदर एक होल क्रिएट कर दे। और ये होल जो है एक बहुत ही खतरनाक होल है और इस होल के ऊपर ही हमारी नेक्स्ट स्टोरी कवर होगी, जो कि रियल ऑफ किंग्स की होगी और आगे जाके थेनोस इंपेरेटिव की, जिसके जरिए देखेंगे इस होल के अंदर से एक दूसरी यूनिवर्स का रास्ता खुल जाएगा, जो कि कैंसर वर्स यूनिवर्स होगी और उसके अंदर से अजीब व गरीब क्रिएचर्स हमारे यूनिवर्स में आएंगी। और वो इवेंट जो है वो इस वाले इवेंट से भी बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है। लेकिन अभी जो है हम उस इवेंट को भी जल्दी कवर नहीं करेंगे, पहले हम रियल्म ऑफ वॉर का जो इवेंट है उसको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम डार्क रेन की तरफ चलेंगे, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम सीधा जो है अर्थ वाले अपने कॉमिक्स की तरफ चलेंगे, जहाँ पर हम डार्क रेन को कवर करेंगे ज़बरदस्त तरीके से और साथ में फिर हम इस स्पेस स्टोरी को भी लेके चलते रहेंगे। तो इसलिए आप ये नहीं समझेगा कि हम इस स्टोरी को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं और आगे कुछ नहीं होने वाला, आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अब हमारा इसके बाद जो है एक वन शॉट होने वाला है वॉर ऑफ किंग्स का, जिसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि शियार एम्पायर के साथ क्या होता है। क्योंकि हमें पता चला है स्टोरी के एंड में कि शियार एम्पायर ने जो है इन ह्यूमंस के सामने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने ये पूरा एम्पायर उनको सौंप दिया है। तो अब हम देखेंगे यही कि इन ह्यूमंस किस तरह से जो है शियार एम्पायर के ऊपर जाएंगे और वहाँ का फैसला करेंगे कि वहाँ पे अब क्या होगा। तो वो वन शॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आगे की स्टोरीज़ को समझने के लिए। तो इसीलिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है वो वन शॉट में आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि वॉर ऑफ किंग्स का आफ्टर मैथ का काम करेगा। इस स्टोरी से अगर हम बात करें लेसन की, तो हमें इसमें एक बहुत ज़बरदस्त लेसन मिलता है वो किंग के हवाले से, कि अगर कोई जंग होती है तो मेरे हिसाब से उसमें दो किंग्स को आपस में लड़ना चाहिए, ना कि उन्हें अपने लोगों को लड़वाना चाहिए, जिससे उनके लोगों की मौत होती है, उनकी इकोनॉमी को असर पड़ता है और आखिर में होता क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अगर किंग पहले आपस में लड़ लें और बात को इस तरह से सॉर्ट आउट कर लें, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती है। और ब्लैक बोल्ट का यहाँ पे एक नोबल किंग इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि उसने जो है कभी भी जज्बात होकर जो है फैसले नहीं किए थे। जब उसने देखा कि मामला बहुत ज़्यादा निकल चुका है तो तब जाके उसने एक ऐसा जज्बाती फैसला लिया था, लेकिन आखिरकार उसने वो फैसला भी पूरा नहीं कर पाया, वो उसको रोक देता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि इस बीच जो है ब्लैक बोल्ट और वुल्कन दोनों की मौत हो जाती है, क्योंकि अगर ये बॉम्ब इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये स्पेस एंड टाइम के अंदर होल क्रिएट कर सकता है, तो वुल्कन और ब्लैक बोल्ट को तो लाजमी मार ही सकता है। लेकिन अब इनके साथ क्या होता है और क्या नहीं, वो हम अपने आगे की स्टोरीज़ में देखेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, बल्कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था इस पूरी सीरीज़ के अंदर। और हाँ, इस तरह के और ऑसम कंटेंट को और सीरीज़ को मेरे चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। और कोई भी सवाल इस हवाले से आपका हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।